हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे हमारे जितने भी डिसऑर्डर्स थे किससे रिलेटेड, हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हमने बात की थी, जिसमें हमने देखे थे दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे ऑटोसोम्स में होते हैं और कुछ डिसऑर्डर जो हमारे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहलाते हैं, जो हमारी सेक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं प्रॉब्लम्स, उनको हमने एक्स लिंक्ड बोला था, और जो हमारे ऑटोसोम्स में होते हैं उन्हें हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोला था। अब ये वो थे जो हमें हमारी पेरेंट्स से मिल रहे थे। इसके बाद जो दूसरे वाले होते हैं ये हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं, यानी कि गुणसूत्र विकार इनको हिंदी में बोलते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल ये सही थे, हेल्दी स्पर्म और ओवम हमें मिला था, लेकिन जब हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन के बाद जब हमारी बॉडी में प्रोसेस ऑफ मायोसिस हुई है, सॉरी मायोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी यहाँ पे, माइटोसिस की। ठीक है, क्या होगी, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हुई है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे हमारा तब प्रॉब्लम कुछ हुई है। जैसे कि आपने देखा हमारा ओवम और स्पर्म मिला। ठीक है, स्पर्म और ओवम हमारी बॉडी, मदर से ओवम मिला, फादर से स्पर्म मिला। ठीक है, क्या क्या आया, मदर से ओवम आया। ठीक है, मदर से हमारा ओवम आया, मदर से हमारा ओवम आया और फादर से हमारा स्पर्म आया। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स हमारे मदर की तरफ से आया, 23 क्रोमोसोम्स हमारे फादर की तरफ से आया। इतना क्लियर है, ये हमारा जाइगोट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही, सब कुछ बिल्कुल हेल्दी आया था, जाइगोट बना, 23 स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट बना। लेकिन जब जाइगोट में यहाँ पे सेल डिवीजन शुरू हुआ, यानी कि माइटोसिस की प्रोसेस हुई, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। सम मतलब डबल हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है, समसूत्री विभाजन जब हुआ तब यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में। ठीक है, क्रोमोसोम्स को दुगना करने में। ठीक है, समझ में आया। मदर की तरफ से सब कुछ, मदर फादर की तरफ से हेल्दी था, लेकिन जब हमारी बॉडी में ही सेल का डिवीजन होना था तब यहाँ कोई ऐसी दिक्कत हो गई कि सेल डिवीजन सही से नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये लिखा है मैंने, ये गलत है, तो इसको प्लीज़ आप लोग सही कर लीजिएगा, टाइपो एरर है, माइटोसिस होगा यहाँ पे। ठीक है, मायोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। मायोसिस कौन सी वाली होती है, मायोसिस वो वाली प्रोसेस होती है जो स्पर्म और ओवम में हो रही थी, जब हमारे स्पर्म और ओवम के जो क्रोमोसोम्स थे वो आधे हो रहे थे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम बोल रहे थे, यहाँ पे माइटोसिस होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, तो उसके बाद प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के समय क्या होता है, कोई दिक्कत हो जाती है। ठीक है, डिम्ब के निषेचन के बाद अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री नहीं, हाँ समसूत्री आएगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है, समसूत्री विभाजन के दौरान ये प्रॉब्लम होती है। क्रोमोसोम्स पेयर डज नॉट सेपरेट प्रॉपरली, जो हमारे क्रोमोसोम्स के जो पेयर बनने थे वो सही से नहीं बन पाते, गुणसूत्र युग्मन ठीक से अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक से हमारे दो क्रोमोसोम्स बन रहे थे ना, वो सही से नहीं बन पाते, तो वहीं ये प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझ में आ गया ना क्या है, जैसे कि हमारा इनमें तो सब कुछ ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ ये कौन सा होगा, इनमें जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोमल वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इतनों में कोई प्रॉब्लम आई तो हम क्या बोलेंगे, उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे, और इसमें आई तो हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंक डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो क्रोमोसोमल में सबसे पहला है, क्रोमोसोमल में जो सबसे पहला है वो डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एग्जाम में कई बार इसमें आता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम तो वो फ्रिक्वेंटली पूछते ही रहते हैं। अब देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, हमारे सारे क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे 12 क्रोमोसोम्स ठीक हैं, यहाँ से हमारे 20 तक के सारे क्रोमोसोम्स ठीक है, लेकिन जो 21वां जो हमारा जोड़ा है, देखो सभी जोड़ों में कितने हैं, दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हमारे पेयर कितने का बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है। अब देखोगे सभी हमारे क्या हैं, दो दो के जोड़े बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा 21वां जोड़ा जो है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें 21वें जोड़े में हमारा दो की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, दो की जगह क्या हो जाते हैं, 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। बाकी सब में आप देखोगे
कि सब में हमारे दो दो क्रोमोसोम्स है, पर इसमें क्या हो जाता है दो दो की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है, 21वें जोड़े में। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे में, ये वाली समस्या डाउन सिंड्रोम समस्या हम इसको बोलते हैं। इसमें आप देखोगे तो बच्चे में थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन पाया जाता है, मेंटल रिटार्डेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ बच्चे की जो ये देखोगे आप, इसके फेस भी ये फेस में भी इसके थोड़े फीचर्स अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जब हमारे कोशिका विभाजन हो रहा होता है, उस समय हमारे जब गुणसूत्र हैं उनका विभाजन होता है, तो बाकी सबके तो जोड़े सही बन जाते हैं, लेकिन जो 21वां जो हमारा क्रोमोसोम्स है उसमें क्या होता है, 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स एक जोड़े में हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब ज़्यादा चीज़ होने भी नुकसानदायक है भाई, देखो ज़्यादा होने से बच्चे के दिमाग में असर पड़ गया, ठीक है। तो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ही हमें होना है। ये देखो यहाँ पे इसको दिखाया भी है, ये देखो आप यहाँ पे 2 की जगह बाकी सब में 2 है, इसमें 2 की जगह कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं 21वें जोड़े में, ठीक है। जो हमारा 21वां जोड़ा है क्रोमोसोम्स का, उसमें होती है बस ये प्रॉब्लम, ठीक है, बाकी सारे सब नॉर्मल होंगे। अब इसमें ये जो ये दिखाया गया है, जो आपको ये दिखाया हुआ है ये वाला, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें इन्होंने एक ही साथ दोनों दिखा दिया है, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। यहाँ तक तो सबके एक जैसे ही होते हैं मेल फीमेल के, ठीक है, यहाँ तक तो सबके मेल फीमेल के एक जैसे होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या दिखा दिया है, अगर फीमेल बच्चे का है तो उसका XX होगा, अगर मेल बच्चे का है तो XY होगा, तो ये अलग अलग हैं दोनों, ठीक है, इन्होंने और करके दिखा दिया है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सही है, इसमें इन्होंने बस एक साथ दिखा दिया है। अगर मेल का है तो आप XY वाला ले लो, XX वाला हटा दो, और अगर फीमेल का है तो आप XX ले लो, XY जो है वो हटा दो, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ हमारा कौन सा गड़बड़ है, यहाँ पे 21वां जो जोड़ा है इसमें गड़बड़ है, ठीक है। तो अब आगे इसका पढ़ते हैं, हमारा जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम को हम डाउन सिंड्रोम हमारे 3 तरह के होते हैं, एक होता है ट्राइसोमी 21, एक होता है मोज़ेक, एक होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्राइसोमी 21 में क्या होता है, इसमें जब मायोसिस की प्रोसेस, यहाँ भी गलत लिख दिया है, माइटोसिस होगा यहाँ भी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइटोसिस कर लेना, समसूत्री विभाजन, ठीक है, इसमें भी हमारा माइटोसिस आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो जब हमारा माइटोसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि हमारी समसूत्री विभाजन होती है, तो उस समय क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे वो 21वां जो जोड़ा है वो 2 की जगह क्या हो जाते हैं, वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं शरीर की सभी कोशिकाओं में, ठीक है। जैसे कि जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं सब में ये होता है कि सब में हमारे 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 कोशिकाएं हो, जब सॉरी 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स का जोड़ा बन जाता है, ठीक है, 21वें जोड़े में बस, ठीक है। तो ट्राइसोमी 21 में क्या है, ट्राइसोमी मतलब 3, ट्राई मतलब जहाँ ट्राई वर्ड यूज़ किया तो उसका मतलब क्या है, हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी ट्राई वर्ड यूज़ किया इसका मतलब हम 3 की बात कर रहे हैं, और 21 का मतलब 21वें जोड़े में होती है प्रॉब्लम। कई बार एग्जाम में आता है, एक तरफ डाउन सिंड्रोम दे देते हैं, एक तरफ ट्राइसोमी 21 दे देते हैं, उनको हमें मैच करना होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम कौन सी केस है, इस केस में क्या होता है, जो हमारे सभी कोशिकाओं का 21वां सभी कोशिकाओं के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उस क्रोमोसोम्स का जो 21वां जोड़ा होता है उसमें कोई दिक्कत आने लगती है, ठीक है। ड्यूरिंग और किसके समय, माइटोसिस के समय ये प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स से कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बच्चे में ही दिक्कत है, ठीक है। माइटोसिस में ये प्रॉब्लम आती है इन द क्रोमोसोम्स 21, ठीक है, 21 वाले क्रोमोसोम्स में देयर आर 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रेदर देन 2 क्रोमोसोम्स इन ऑल सेल्स, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स की जगह क्या हो जाता है, सभी कोशिकाओं में 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं जोड़े में, ठीक है, एक जोड़े में, 21वें जोड़े में। फिर है नेक्स्ट है मोज़ेक। मोज़ेक में क्या होता है, कुछ सेल्स में तो 3 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स में तो 21वें जोड़े में 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर कुछ में 2 ही पाए जाते हैं, कुछ में तो 3 पाए जाएंगे, यानी कि कुछ सेल्स में क्या होता है, ये वाला केस पाया जाएगा ट्राइसोमी 21 वाला। ट्राइसोमी 21 में तो सभी सेल्स में 21वें जोड़े में 3 पाए जाते हैं, 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, लेकिन मोज़ेक वाले में क्या होता है, शरीर की कुछ सेल्स में तो 3 पाए जाते हैं, कुछ सेल्स में सिर्फ 2 ही पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना। ट्रांसलोकेशन में हमारा क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो पार्ट ऑफ 21 क्रोमोसोम्स का था वो टूट जाता है और अपने आप को किसी और क्रोमोसोम्स के साथ जोड़ लेता है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसलोकेशन में था। 21वें जोड़े का क्या होता है, ट्रांस का मतलब, ट्रांसलोकेट का मतलब कहीं और लोकेट कर लेता है, कहीं और अपने आप को जोड़ लेता है। तो 21वां जो जोड़ा है वो टूट जाता है, ठीक है, पहले वो 21वें जोड़े का जो क्रोमोसोम है वो टूट करके किसी और क्रोमोसोम के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, ठीक है। इसमें मैं फ़ोटो डालना भूल गई हूँ उसकी, जो ये 21वां जोड़ा है, ये आप देख रहे हैं ना,
21वां जोड़ा। इसका जो क्रोमोसोम्स है उसमें 3 नहीं होंगे, उसमें 2 ही होंगे, ठीक है। 2 का जो नॉर्मल में 2 होते हैं, तो 2 का जो क्रोमोसोम्स है, इसमें जो 2 का क्रोमोसोम्स है ये टूट करके किसी और में ये जुड़ जाएगा। हो सकता है 14, 13, 14, 15 में से किसी में ये जुड़ जाए, ठीक है। यहाँ से टूट के यहाँ लग जाता है उसका पार्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ 21st क्रोमोसोम्स, 21वें क्रोमोसोम्स का कोई पार्ट टूट करके ब्रोकन डाउन टूट जाता है एंड अटैच देमसेल्फ विद अदर क्रोमोसोम्स, और खुद को दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। डाउन सिंड्रोम हमारे 3 तरह के होते हैं। एक पहला है ट्राइसोमी 21, यानी कि अर्धसूत्री, सॉरी ये अर्धसूत्री नहीं होगा, यहाँ समसूत्री होगा भाई, यहाँ पे समसूत्री होगा, ठीक है। समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र 21 में सभी गुणसूत्र 21 में सभी कोशिकाओं में 2 गुणसूत्रों के बजाय 3 गुणसूत्र मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, मोज़ेक है। कुछ कोशिकाओं में 3 गुणसूत्र होते हैं, कुछ में 21वें जोड़े में गुणसूत्र में 2 ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 21वें गुणसूत्र का स्थानांतरण भाग टूट जाता है और स्वयं को अन्य गुणसूत्रों से जोड़ लेता है। तो तीनों तरह के ट्रांसलोकेशन, ये इसका नाम है, ठीक है, बीच में आ गया है। ट्रांसलोकेशन में क्या है, स्थानांतरण है। तो 21वें गुणसूत्रों का भाग जो होता है, गुणसूत्र का भाग टूट करके स्वयं को अन्य गुणसूत्रों से जोड़ लेता है, ठीक है। तो ये 21वां हो गया हमारा। तो ये क्या था, ये हमारा डाउन सिंड्रोम था। एग्जाम में बहुत बार आता है, बस इसमें ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम, एक तरफ वो डाउन सिंड्रोम मैच ऑफ द फॉलोइंग में ज़्यादा आता है, वो डाउन सिंड्रोम दे देते हैं, दूसरी तरफ वो ट्राइसोमी दे देते हैं, ठीक है। या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा XYY सिंड्रोम। XYY सिंड्रोम से क्या समझ में आ रहा है आपको, XYY सिंड्रोम है तो ये किस में होगा, कौन से वाले होगा, एक्स लिंक्ड वाले में होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स किस में पाया जाता है, XYY का मतलब क्या है, अगर YY है तो जनरली Y किस में पाया जाता है, हमारे मेल्स में पाए जाते हैं, मेल्स में पाया जाता है ना Y। तो अगर XYY की हम बात कर रहे हैं तो ये जो Y है मेल्स में पाया जाएगा, और नॉर्मल मेल की जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, X और Y होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो Y है ये एक की जगह 2 हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो जोड़े में क्या होता है, एक X होता है और एक Y होता है, लेकिन यहाँ पे के जोड़े में क्या हो जाता है, यहाँ के जोड़े में आपके पास एक Y एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि उस लड़की के पास एक Y एक्स्ट्रा होता है और जोड़े में XYY हो जाता है। ये लड़के में पाया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लड़कियों में Y पाया ही नहीं जाता है। तो अगर Y में दिक्कत आ रही है तो क्या मतलब है कि XYY ये किसी लड़के में ही प्रॉब्लम पाई जाएगी, एक्स्ट्रा Y गुणसूत्र उसमें हो जाता है, ठीक है। मेल विद 1 एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम्स, वह पुरुष जिसके अंदर एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है Y गुणसूत्र, हमारा जो 23वां जोड़ा है, 23वें जोड़े में हमारे क्या पाए जाते हैं, मेल्स में XX पाए जाते हैं और फीमेल मेल्स में XY पाया जाता है और फीमेल में हमारा क्या पाया जाता है, XX पाया जाता है। अब इसमें भी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, जो ट्राइसोमी 21 है, अगर ये 21वें जोड़े में है, ये आप देख रहे हैं ना 21वें जोड़े में है, तो ये कौन सी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ऑटोसोमल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऑटोसोम्स में बच्चे के ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा, लेकिन क्रोमोसोमल वाला, ठीक है, पेरेंट्स से नहीं मिला, क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब हम कौन से वाले में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड वाले में, ठीक है। यानी कि जो बच्चे के जो XY वाला जो हमारा बदलाव हो रहा है, ठीक है। बच्चे में जो ये वाला है ना 23वां जोड़ा, अब इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी तक तो हमारे 21वें जोड़े में थी, तो ऑटोसोम्स में दिक्कत थी। अब बच्चे में किस किस में दिक्कत आ सकती है, XY में भी, यानी कि जो हमारा 23वां जोड़ा है इसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो एक नॉर्मल मेल में क्या होता है, XY होता है, और नॉर्मल फीमेल में XX होता है। कौन सा, ये वाला 23 वाला जोड़ा, ये कौन सा है, ये हमारा मेल का है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, Y है, दिखाई दे रहा है ना, Y है, तो इसमें क्या है, मेल का है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, XYY सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा 23वां जोड़ा होता है उसमें Y एक्स्ट्रा आ जाता है मेल्स में, ठीक है। लैक ऑफ ब्रेड एंड बॉडी हेयर, इसमें जो लड़कों की जो दाढ़ी आती है वो सही से नहीं आती है, और बॉडी के जो बाल हैं वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स और उनके हाथ और पैर जो है बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड फर्टिलिटी, इसमें क्या होता है, हाथ पैर और पैर लंबे होते हैं। वृषण शोण और प्रजनन क्षमता इनकी कम होती है, ठीक है। यानी कि जो इनका टेस्टीज होते हैं वो कम होते हैं, जो इनका वृषण होता है मेल्स का वो
कम होता है, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें सही से डेवलप नहीं होता है। एक एक्स्ट्रा वाई आने के चलते इनके जो बॉडी है वो सही से डेवलप नहीं होते, और फर्टिलिटी भी इनमें नहीं होती है, प्रजनन क्षमता भी इनमें कम होती है, क्योंकि इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। इनमें ज़्यादातर कौन से लक्षण होते हैं? गाइनोकोमास्टिया लक्षण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। गाइनोकोमास्टिया लक्षण का मतलब क्या है? गर्ल्स वाले, फीमेल्स वाले लक्षण इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। प्यूबिक हेयर्स कम पाए जाते हैं इनमें। फीमेल लाइक हिप, लड़कियों के जैसे इनका जो लोअर पोर्शन होता है, हिप वाला पोर्शन होता है, वो लड़कियों जैसा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत से इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक दिखोगे तो लड़कियों जैसे लगते हैं ये देखने में, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर गर्ल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देने लगते हैं। एक एक्स्ट्रा वाई आने से इन बेचारों की बैंड बच जाती है, ठीक है। फिर है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम ये आता है एग्जाम में। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम किस में पाया जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर एक्स की बात हो रही है, तीनों एक्स हैं, तो जब मतलब कि ये क्या है? फीमेल है, ठीक है। तो ये फीमेल में पाई जाएगी ये वाली प्रॉब्लम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम किस में पाई जाएगी? फीमेल में पाई जाएगी, ठीक है। तो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है? यहाँ पे 3 एक्स पाए जाते हैं, यानी कि एक एक्स जो है, और कौन से वाले जोड़े में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा हमारे 23वें जोड़े में, ठीक है। जो हमारा 23वां जोड़ा है उसमें नॉर्मल फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है एक्स्ट्रा एक्स? इसमें एक्स्ट्रा हो कैसे जाते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं जब मेल का स्पर्म मिला, ठीक है, और फीमेल का ओवम मिला, दोनों मिलकर के यहाँ फर्टिलाइज हो गए, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी दो सेल्स बन रही थी, ठीक है। जब 2 सेल्स बन रही थी, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो रही थी, तब जब 2 सेल्स बनी तो उस समय क्या हुआ? हमारे क्रोमोसोम्स भी डिवाइड हुए, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे थे, तब जो इनकी 23वें जोड़े के जो क्रोमोसोम्स थे, वो जोड़े में एक की जगह क्या हो गए? 2 की जगह 3 हो गए, ठीक है। तो वहाँ ही प्रॉब्लम हो गई है जब ये फर्टिलाइजेशन का केस आया था, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ तभी ये वाली प्रॉब्लम हो गई है। तो इन ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है? एक तो ब्रेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, और ओवरीज भी इनकी अंडर डेवलप होती है, ठीक है। ओवरीज जो मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी के टाइम पे कि ओवरीज आपके एग्स रखती हैं, तो इनके ये भी डेवलप अल्प विकसित अंडाशय इनका होता है। और पुअर गरीब नहीं, मतलब कि पुअर का मतलब क्या होता है? अच्छे से इनके स्तन भी विकास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, सही स्तन विकास नहीं होते हैं। फिर है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये कई बार दे देते हैं एग्जाम में। ये तो थोक के भाव में दिया है, एक ये वाला, एक टर्नर सिंड्रोम, 2 खूब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में एक तरफ वो दे देते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, दूसरी तरफ दे देते हैं वो एक्स एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स वाई। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारा जो पुरुष है, अब जहाँ भी वाई आ गया, सिंपल सी बात है, वो पुरुष हो गया, ठीक है। वहाँ उसका महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है उस बीमारी का, ठीक है। वो पुरुषों में ही पाई जाएगी, क्योंकि वाई फीमेल में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में हमारा एक्स एक्स वाई हो जाता है, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाता है, ठीक है। जो पहला वाला था हमारा, उसमें क्या था? एक्स वाई वाई सिंड्रोम था, ठीक है। एक्स वाई वाई सिंड्रोम में एक वाई एक्स्ट्रा था, लेकिन क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में हमारे क्या होता है? इसमें एक एक्स एक्स एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। उसमें तो हमारा जो था एक्स वाई की जगह क्या हो जा रहा था? इस वाले में हमारा एक्स वाई की जगह क्या हो जा रहा था? एक्स वाई वाई हो जा रहा था एक जोड़े में। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा एक्स एक्स वाई हो जाता है, यानी कि उसमें वाई एक्स्ट्रा था और इसमें क्या एक्स्ट्रा है? इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। एक तरफ वो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम पूछ लेते हैं और दूसरी तरफ मैच करने के लिए एक्स एक्स वाई दे देते हैं। इसमें क्या होता है? एक एक्स एक्स्ट्रा होता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेल विद एन 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स, ये उन पुरुषों में पाया जाता है जिनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स होता है। लो टेस्टिस्टेरोन, कम टेस्टिस्टेरोन, मतलब कि जो इनका जो टेस्टिस होता है मेल्स का, टेस्टिस मतलब जो इनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। इनफर्टिलिटी होती है, बाँझपन हो जाता है, मतलब ये फादर बनने लायक नहीं होते हैं, इनके जो स्पर्म्स है वो सही से मैच्योर नहीं होते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम इन लड़कों में पाई जाती हैं, स्पीच इनकी अच्छी नहीं होती है, भाषा और भाषा का में समस्या इनमें पाई जाती है, और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी, सीखने में समस्या भी इन बच्चों में पाई जाती है, जिनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इनमें क्या होगा? देखो,
दाढ़ी नहीं है, लड़कियों जैसा फेस होता है इनका। इनका जो ये वाला एरिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सही से डेवलप नहीं है, और साथ ही साथ इनके ब्रेस्ट भी डेवलप होने लगे हैं फीमेल की तरह। तो बॉडी क्या हो गया, एज अ फीमेल हो जाता है, इसमें भी पीछे फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई वाई में भी आएगा ये, ठीक है, और एक्स 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 वाई में भी आएगा, ठीक है। एक्स एक्स वाई हमारा क्या है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक एक्स्ट्रा एक्स वाला हमारा क्या है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। फिर एक है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, समझ में आ गया ना। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम है, ये भी कई बार आता है। टर्नर सिंड्रोम तो चलो तब भी आसान है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। टर्नर में क्या है, टर्नर में सिंपल सी बात है, टर्नर सिंड्रोम एक तो लड़कियों में पाया जाएगा क्योंकि एक्स है ना, ठीक है, तो लड़कियों में पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे जनरली लड़कियों में एक्स एक्स होता है, ठीक है, इसमें एक्स ये वाला एक एक्स गायब होता है, ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स पाया जाता है 23वें जोड़े में, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स इसमें गायब होता है। जैसे कि इसमें 0 दिखाया गया है ना, तो इस 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि ये गायब है इसका, ठीक है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स इसमें है और एक जो है ये वाला क्रोमोसोम्स इसमें से गायब है, ठीक है। तो इसी को हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये किस तरीके से आता है, टर्नर सिंड्रोम का जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से देते हैं, एक तरफ टर्नर सिंड्रोम दे देते हैं, दूसरी तरफ x0 दे देते हैं, तो आपको मैच करना होता है, ठीक है। x0 भी दे सकते हैं या फिर x भी दे सकते हैं, सिर्फ एक x दे रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या है, हमारा एक जो x है वो मिसिंग है, ठीक है, फीमेल्स में। कौन से वाले में, 23वें जोड़े में, ठीक है। जो 23वां जोड़ा था हमारा एक्स लिंक्ड वाला सेक्स क्रोमोसोम्स वाला, उस सेक्स क्रोमोसोम्स में सिर्फ एक एक्स पाया जाता है, एक एक्स उसमें से गायब होता है, ठीक है। लड़कियों में ये वाली प्रॉब्लम पाई जाती है। एग्जाम में ये दो चीज़ बहुत बार पूछी गई हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम तो सिंपल सा है, एक एक्स है एक गायब है, ठीक है, सिर्फ एक्स वाला जो है वो टर्नर सिंड्रोम है। फीमेल्स में जो 23वां जोड़ा है उसके अंदर एक एक्स जो है वो गायब होता है। तो 1 एक्स इज मिसिंग इन गर्ल्स, लड़कियों में एक एक्स मिसिंग होता है। प्रॉब्लम इन ड्राइंग पिक्चर वर्क डायरेक्टली प्रॉब्लम, डायरेक्शन प्रॉब्लम, सॉरी। इसमें क्या होता है, हमारे ये अच्छे से पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर पाती हैं लड़कियां, इनको ड्राइंग में प्रॉब्लम होती है, पिक्चर अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाती हैं, डायरेक्शन में इनको प्रॉब्लम होती है। इनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, चेहरे पे एक्सप्रेशन इनके अलग होते हैं, ठीक है। लड़कियों में से एक एक्स गायब रहता है, चित्र बनाने में समस्या होती है, कार्य दिशा की समस्या होती है, विभिन्न चेहरे की अभिव्यक्ति इसमें आती है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो लड़की है ये टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी इसके बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे जैसे कि आपके एक नॉर्मल फीमेल के होते हैं, ठीक है। और फर्टिलिटी भी इसकी बहुत इफेक्टिव होगी क्योंकि फर्टिलिटी भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम हो गया जिसके 23rd वाले जो क्रोमोसोम्स है उसमें सिर्फ एक ही एक्स पाया जाता है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, एक्स एक्स वाई होता है, ठीक है। तो हमें मेन जो है अपने ये दो याद करने हैं, बाकी तो सिंपल सी बात है। सबसे पहला वाला तो हमारा डाउन सिंड्रोम से बहुत बार आता है पर वो सिंपल है, तो 21वें जोड़े में जब हमारे 2 की जगह 3 हो जाता है तो वो डाउन सिंड्रोम का केस है। ट्रायसोमी 21, मोज़ेक और हमारा ट्रांसलोकेशन, 3 तरह का डाउन सिंड्रोम पाया जाता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे जो ट्रायसोमी 21 में 3 हो जाते हैं, 21वें जोड़े में हमारे 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। मोज़ेक में कुछ कोशिकाओं में तो 3 होते हैं 21वें जोड़े में, कुछ कोशिकाओं में 2 ही रहता है जैसे नॉर्मल कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारा ट्रांसलोकेशन है इसमें 21वें जोड़े का जो एक क्रोमोसोम्स है वो टूट करके उसका आधा पार्ट किसी और क्रोमोसोम्स के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, ठीक है। एक्स वाई वाई में ऐसे इसका कुछ नाम नहीं है तो एक्स वाई वाई ही बोलते हैं, तो इससे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक्स वाई है तो मेल के अंदर पाया जाएगा। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है तो ट्रिपल एक्स तो पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, ट्रिपल एक्स मतलब 3 एक्स, ठीक है। तो फीमेल में पाया जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाएगा। तो ट्रिपल एक्स अगर देते हैं तो दूसरी तरफ वो सिंपल यही देंगे एक्स एक्स एक्स, ठीक है। ट्रिपल एक्स तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। लेकिन क्लीन फिल्टर वाले में इसमें कन्फ्यूजन होता है एक्स एक्स वाई और एक्स वाई वाई में, ठीक है। तो ट्रिपल एक्स क्लीन फिल्टर में हमारा क्या है, एक्स एक्स वाई है, ये रख लेना। और टर्नर भी आसान है, टर्नर में भी कुछ नहीं है। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स होता है, दूसरा एक्स जो है वो मिसिंग होता है, ठीक है। तो टर्नर का ये ऐसे याद कर सकते हो, टर्नर का जो एक्स है वो क्लीन फिल्टर में चला गया है एक, ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वैसे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो क्लीन फिल्टर में क्या होता है, हमारा एक्स एक्स वाई होता है, एक एक्स एक्स्ट्रा होता है, और टर्नर से हमारा एक एक्स गायब होता है। तो दोनों क्या कहानी है, ये एक्स की कहानी है, ठीक है। दोनों में गेम हो जाता है उनका एक्स एक्स्ट्रा होने से या कम हो जाने से, ठीक है।
फिर क्या है हमारा इसके बाद, आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मेथड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक का, फिर हमारा जेनेटिक जो है अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ें या फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें? पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारा जेनेटिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा क्या है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मेथड्स में क्या है हमारा, सबसे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मेथड में क्या होता है, जो हमारे बेबी में अगर कोई दिक्कत है तो हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, इसे हम प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी बोलते हैं, प्रीनेटल काउंसलिंग के नाम पे भी हम देखते हैं। मान लीजिए कोई रिस्क है, कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे रिस्क है, ठीक है, कि उनके बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उनके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम थी तो चांसेस है बच्चे में भी आएगी। इसके विपरीत अगर मदर की और फादर की एज बहुत है, 40-50 के आसपास की मदर फादर की एज है, तो ये चांसेस है कि ये प्रॉब्लम उनमें बच्चों में आ सकती है, ठीक है। तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक तब हम देखते हैं जब हमें लगता है कि अब तो वैसे नॉर्मली सभी महिलाएं करा ही लेती हैं, लेकिन जनरली ये कौन, अगर जेनेटिक काउंसलिंग होगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि किन के पेरेंट्स में ये वाली प्रॉब्लम है, या फिर किसी की एज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज में उन्होंने कंसीव किया है, या कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को पहले ही टेस्ट कर लिया जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, ताकि बच्चे में अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसी समय बच्चे को, पेरेंट्स को समझाया जाए कि आप अपने बच्चे को सोच समझ के ही पालने का डिसीजन लें, या फिर आप उसको अबॉर्ट करा दें, ठीक है। तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मेथड्स में हम पहले से ही देख लेते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मदर के अंदर पल रहा है। तो सबसे पहला मेथड है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोटिक फ्लूइड मैंने पढ़ाया था प्रेगनेंसी के टाइम पे कि जो बेबी है यूट्रस के अंदर एक चिपचिपा द्रव सा रहता है बहुत सारा, जैसे कि पानी की बाल्टी हो, इस तरीके से जैसे बकेट के अंदर पानी रहता है ना, वैसे ही यूट्रस के अंदर भी हमारा क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी जो है वो तैरता रहता है, जैसे हमारा एस्ट्रोनॉट आकाश में तैरते हैं, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट की तरह वो भी हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना आकाश में तैरते रहते हैं, तो वैसे ही हमारे जो है बॉडी के अंदर हमारा जो बेबी है वो यूट्रस में तैरता रहता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, हम वही एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ हम एमनियोटिक फ्लूइड को जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, जो एम्ब्रियो के आसपास का, जहाँ एम्ब्रियो है उसके आसपास के एमनियोटिक फ्लूइड को हम बॉडी से निकाल लेते हैं सीरीज के थ्रू। एक सीरीज मदर की बॉडी में डालते हैं, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। वेजाइना के थ्रू निकाल सकते हैं या सीधे एब्डोमिनल या टमी वाले एरिया के थ्रू ही हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल अराउंड द एम्ब्रियो वॉज टेकन अराउंड एब्डोमिनल और वेजाइना, ठीक है। वेजाइना के थ्रू निकाल सकते हैं, योनि के थ्रू निकाल सकते हैं, या एब्डोमिनल सीधे टमी से ही हम सीरीज डालते हैं अंदर इंजेक्शन की, और उसमें हम सैंपल उसका एमनियोटिक फ्लूइड का निकाल लेते हैं। भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव का नमूना, चारों ओर के आसपास का जो एमनियोटिक द्रव का नमूना होता है, पेट या योनि के माध्यम से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा सेल्स कैन बी एग्जामिन फॉर जेनेटिक फैक्टर। अब जो वो हमने एमनियोटिक फ्लूइड निकाला है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में, क्योंकि एम्ब्रियो के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड है, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, कुछ सेल्स भी बच्चे की आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन सेल्स को एमनियोटिक फ्लूइड से अलग कर लेते हैं, उन कोशिकाओं को निकाल लेते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो एक कोशिका में होगा वही सभी कोशिकाओं में होगा, ठीक है। तो कुछ कोशिकाओं को निकाल करके हम उन्हें एग्जामिन कर लेते हैं, उसके अंदर देख लेते हैं कि उनके सारे क्रोमोसोम्स ठीक हैं या फिर बेबी के नहीं हैं, ठीक है। पता चल जाएगा अगर डाउन सिंड्रोम का केस है कि हम देखेंगे कि 23rd वाले क्रोमोसोम्स में एक जोड़ा है या फिर 3 है एक जोड़े में, ठीक है। तो इसके बाद क्या है हमारा, सेल्स कैन बी एग्जामिन फॉर जेनेटिक डिफेक्ट्स। और जो कोशिकाएं हैं उसमें जो हमारी क्रोमोसोम्स है उसको हम सही से एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका चेकअप कर सकते हैं कि अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो हमें पहले से ही पता चल जाए। अनुवांशिक दोष के लिए कोशिकाओं की जांच की जा सकती है, ठीक है। फिर है कैन बी परफॉर्म बाय 11 to 14 वीक आफ्टर कॉन्सेप्शन। मतलब जब एग और स्पर्म मिल रहे हैं, जब उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद 11 से 14 वीक के अंदर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। 11 से 14 वीक का मतलब क्या है, 3 महीने के आसपास, ठीक है। 3 महीने के आसपास हम इसको, ये वाले टेस्ट को कर सकते हैं बेबी का। इसमें रिजल्ट निकलने में 1 से 2 वीक लग जाते हैं। गर्भाधान के बाद 11 से 14 सप्ताह तक किया जा सकता है, और इसका रिजल्ट आने में 1 से 2 वीक लग जाते हैं। मतलब जो टेस्ट हम करते हैं उसका 1 से 2 वीक लग जाते हैं। अब देखो हमने क्या किया, ये हमारी सीरीज़ है,
ये क्या है हमारी सिरिंज है, ठीक है। इस सिरिंज के थ्रू हम क्या करते हैं, अंदर से जो सैंपल है एमनियोटिक फ्लूइड का उसको निकाल लेते हैं सिरिंज में भर करके, ठीक है। एक तो ये मेथड है, दूसरा ये वेजाइना के थ्रू भी हम ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन सिरिंज से ही निकाल लेते हैं। तो ये फीटस है, ये आपका क्या है, ये आपका फीटस है ये वाला। तो फीटस के जो आसपास का एरिया है, यहाँ पे बेबी की सेल्स जो हैं आ जाती हैं, ठीक है, आसपास के एरिया में। तो हम आसपास के एरिया का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो निकाल लेते हैं, तो उससे हमें सेल्स भी मिल जाती हैं बेबी की। फिर उन सेल्स को हम क्या करते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है, द्रव्य जो दिखाई दे रहा है जिसमें बेबी लेटा हुआ है, सो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा जो चिपचिपा द्रव होता है यही हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, और जहाँ बेबी होता है उसके पास का एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं सिरिंज के थ्रू, और निकाल करके हम उसमें से जो भी हमारी सेल्स आई हैं उन सेल्स को अलग कर लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को अलग कर देते हैं। फिर इन सेल्स को हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि इनमें कोई भी बच्चे में कोई सेल डिफेक्ट तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, पर 100% ये भी नहीं है, फिर भी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं जो नहीं पकड़ में आती हैं, ठीक है। तो पहला तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा है हमारा, एक तो एमनियोसेंटेसिस हो गया, एग्जाम में आया हुआ है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में पूछा है उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक विलस सैम्पलिंग, ठीक है। क्रोनिक विलस सैम्पलिंग में क्या होता है, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग में हमारा क्या होता है, जैसा कि आपने ये दिखाई दे रहा है आपको, उसमें तो हम एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे थे। इसमें जो हम हमारा जो ये है यूट्रियस के पास जो हमारी प्लेसेंटा है, इसमें हम प्लेसेंटा का जो सेल होती है, कोरियन लेयर जो मैंने पढ़ाया था, कोरियन लेयर जो होती है जो आगे जाके प्लेसेंटा में डेवलप होती है, तो हम उस कोरियन लेयर को निकालते हैं इसमें, ठीक है। कोरियन लेयर को निकालते हैं, क्योंकि कोरियन लेयर में भी क्या होता है, वो किससे बनती है, बॉडी, बेबी की बॉडी से ही बनती है, तो वो उसमें भी क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोरियन लेयर है उसको निकालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। विलस सैम्पलिंग हम इसको बोलते हैं। थ्रू एब्डोमिनल और वेजाइना के थ्रू निकाल सकते हैं, एब्डोमिनल के थ्रू निकाल सकते हैं, पेट या योनि के माध्यम से, मतलब क्या, तो सीधे यहाँ से सिरिंज डाल के निकाल लो, ठीक है, या फिर वेजाइना के थ्रू सिरिंज डाल के निकाल लो, ठीक है। दोनों में से किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सम टिश्यूज रिमूव्ड फ्रॉम द क्रोनिक विलीज, ठीक है। जो कोरियन लेयर है, जो क्रोनिक लेयर है, उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ टिश्यूज को निकाल लेते हैं। टिश्यूज मतलब कोशिकाएं, ठीक है। कोशिकाओं का झुंड को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं, फिर सेल्स को हम एग्जामिन करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं सेल्स को, और ये जेनेटिक डिफेक्ट जो है इसमें हम देख लेते हैं कि उन कोशिकाओं में कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, क्रोमोसोम सही है, सही संख्या में है, कोई किसी क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 to 8 वीक आफ्टर कॉन्सेप्शन के बाद 6 से 8 वीक के बीच में हम इसको कर सकते हैं। जैसे उसको हम क्या कर रहे थे, 11 से 14 हफ्ते में कर रहे थे ये वाले को, एमनियोसेंटेसिस को, पर ये वाले को क्रोनिक विलस को हम तभी निकाल सकते हैं जब बच्चा 6 से 8 वीक का हो, यानी कि दूसरे महीने के आसपास ही हम बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ हम तीसरे महीने में कर रहे थे, ठीक है, तीसरे चौथे महीने में कर रहे थे, तो 6 से 8 महीने के बच्चे में ही हम ये वाला टेस्ट कर सकते हैं। इसमें 24 घंटे में बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें वो रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो पेट या योनि के माध्यम से निकालते हैं। क्रॉनिक विली जो होती है उससे निकले गए कुछ उत्तक अनुवांशिक दोषों के लिए कोशिकाओं की जांच की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा गर्भ धारण के 6 से 8 सप्ताह के बाद निकाल लेते हैं हम इसको, और परिणाम के लिए 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर है फीटोस्कोपी। फीटोस्कोपी में क्या होता है हमारा, फीटोस्कोपी में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वजाइना है या सीधा एब्डोमिनल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक ऐसी ट्यूब इंसर्ट करते हैं अंदर, इस रूट से कर देते हैं ट्यूब इंसर्ट। उस ट्यूब में क्या होता है, आगे जाकर के क्या लगा होता है, एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है, ठीक है। फीटोस्कोपी में क्या होता है, छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है, उस बल्ब से हम अंदर बेबी के सभी पार्ट्स को चेक कर सकते हैं, और एक छोटा सा कैमरा भी होता है, तो उसके चलते हम उसमें बेबी के सभी पार्ट्स को हम चेक कर सकते हैं कि बेबी के सभी पार्ट सही हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है। इसमें हमारा फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ जो है वो पता चल जाती हैं, ठीक है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ इसमें पता चल जाती हैं, ठीक है।
किस वाले में, हमारे फीटोस्कोपी में। अ स्मॉल ट्यूब विद लाइट इंसर्टेड थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू एक छोटी ट्यूब को हम डालते हैं जिसमें लाइट लगी होती है। इस कैन डिटेक्ट द डिफेक्ट ऑफ लिम्स एंड फेस। इसके थ्रू हम क्या किया जाए, चेहरे पे कोई दिक्कत तो नहीं है, हाथ पैरों में कोई बच्चे में प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। और इसमें हम ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। ब्लड का सैंपल भी बच्चे का, इस ट्यूब में एक ये भी होता है कि ट्यूब इंसर्ट करके हम बच्चे का ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे हमें हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और न्यूरल डिफेक्ट्स भी इसमें पता चल जाते हैं, ठीक है। ब्लड के थ्रू हम ये वाले सैंपल लेकर के ये वाले टेस्ट उसमें कर सकते हैं। ये 15 से 18 वीक के बीच में हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लेट में हम इसी को करेंगे। फिर अल्ट्रासाउंड तो सबको पता ही है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, एक डॉक्टर होती है इस तरीके के, यहाँ पे कुछ हाई वेव साउंड्स वो देती है सामने। स्टमक के अंदर का सारा जो ये है, ये आपका कहाँ दिखाई देता है, सामने एक स्क्रीन लगी हुई होती है। उस स्क्रीन में आपको अपने जो आपका यूट्रस है उसके अंदर बेबी की ये पिक्चर सामने दिखाई देती है। इसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी वेब साउंड अलाउड टू सी अस अ पिक्चर ऑफ बेबी, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी वेब साउंड यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि इसमें एक तरह से रेज यूज़ करते हैं। वेब साउंड जो हैं हमारी एक तरह की किरणें, रेज हम इसमें यूज़ करते हैं। इसीलिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, ये कुछ टाइम पे ही किया जाता है, और उनके बीच में भी अच्छा खासा अंतर रखा जाता है, नहीं तो बच्चे पे इसका असर पड़ेगा क्योंकि इसमें रेज निकलती हैं, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी वेब साउंड हम के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चों की पिक्चर को हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें फीटल का साइज, शेप, प्लेसमेंट, एज, मल्टीपल प्रेगनेंसी और जो ग्रॉस, ये रोस नहीं है ग्रॉस है, ठीक है। ग्रॉस फिजिकल डिफेक्ट्स भी हम इसमें देख सकते हैं। मतलब क्या क्या देख सकते हैं, बच्चे का साइज ठीक है या नहीं है, बच्चे का शेप सही है, बच्चे के सारे बॉडी पार्ट सही है, बच्चा किस तरफ प्लेस है। कई बार होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा उल्टा हो जाता है, स्टमक आपके जो यूट्रस है उसमें उल्टा हो जाता है, इसके चलते डिलीवरी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब हम इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रॉस, GROSS है, ये ग्रॉस फिजिकल डिफेक्ट्स भी हम इसमें देख सकते हैं। ग्रॉस फिजिकल डिफेक्ट का मतलब ये है जो उसके हाथ पैर, उसका पूरा बॉडी सही है या फिर नहीं है। यूज टू गाइड एमनियोसेंटेसिस, और इसके थ्रू हम एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि हम बाहर से अगर देखते रहेंगे तो एमनियोसेंटेसिस, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग और हमारा फीटोस्कोपी के लिए भी ये काम आता है। अंदर जब हम सैंपल निकालते हैं तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमें किस एरिया का सैंपल चाहिए, ठीक है। डू नॉट मोर देन 5 टाइम, ये एक बार की प्रेगनेंसी में 5 बार से ज़्यादा हम इसको नहीं करते हैं। उनके बीच में भी हमें अंतर रखना होता है। 5 बार भी नहीं, 3 ही बार करते हैं, 5 बार तो इमरजेंसी के केस में करेंगे, ठीक है। उच्च आवृत्ति वेब ध्वनि हमें बच्चे की एक तस्वीर देखने की अनुमति देती है। भ्रूण का आकार, प्लेसमेंट, उम्र, कई गर्भधारण और ग्रॉस, यानी कि हमारा क्या था, जो हमारा मोटर स्किल्स है, शारीरिक दोष भी हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा एमनियोसेंटेसिस में, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग में और हमारा जो फीटोस्कोपी है, इसका मार्गदर्शन करने के लिए भी ये वाला जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो काम करता है। 5 बार से अधिक बार में हम इसको अल्ट्रासाउंड को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा मैटरनल ब्लड एनालाइज्ड। मैटरनल ब्लड एनालाइज में क्या होता है, हम मदर का जो ब्लड ले करके चेक करते हैं, क्योंकि सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में फीटस की सेल्स जो हैं वो हमारी मदर की ब्लड में भी आ जाती हैं, ठीक है। कुछ सेल्स क्या होती है मदर की ब्लड में भी आने लगती है। जो हमने RH इनकॉम्पिटेबिलिटी पढ़ा था ना, उसमें यही तो होता है कि जो मदर का ब्लड जो है वो हमारा क्या है, प्लस है, सॉरी नेगेटिव है, RH नेगेटिव है। RH क्या होता है, एक फैक्टर होता है, एक चीज़ होती है जो कुछ लोगों में पाई जाती है, कुछ लोगों में नहीं पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। तो जिनके अंदर पाई जाती है उनके ब्लड ग्रुप को हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके ब्लड में नहीं पाई जाती है उनके ब्लड ग्रुप को हम RH नेगेटिव बोलते हैं। तो उसमें भी क्या केस होता है, अगर मदर के अंदर वो नहीं है, RH नेगेटिव है, और बेबी के अंदर RH पॉजिटिव है, क्योंकि उसके फादर के अंदर RH पॉजिटिव था, तो फादर से मिला, तो अब वो जो ब्लड में RH पॉजिटिव आया है, मदर की बॉडी में तो कभी था ही नहीं, तो एकदम से जब वो मदर की बॉडी में आएगा तो मदर की बॉडी में क्या होगा, वो जो बेबी का RH पॉजिटिव है वो मदर की कोशिकाओं, मदर की ब्लड सेल्स में भी जाने लगेगा, ठीक है। मदर की ब्लड सेल्स में भी जाने लगेगा। जैसे ही ब्लड सेल्स में जाएगा तो मदर की जो अपनी खुद की इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाने लगेगी, वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगी, क्योंकि कोई नई चीज़ है, बाहर की चीज़ है। जैसे कोई बाहर की चीज़ हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्टिव हो जाती है, और वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ एक योद्धा की तरह उन्हें
मार के गिरा देती हैं। तो इस तरीके से वो उन कोशिकाओं को मारना शुरू कर देगी, और साथ ही साथ जो एंटीबॉडीज़ वो हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ मदर के थ्रू बच्चे की बॉडी में भी चली जाएंगी। तो बच्चे की बॉडी में जब वो एंटीबॉडीज़ गई हैं तो वहाँ जाकर के वो बच्चे की सेल्स को भी, ब्लड सेल्स को भी ख़त्म करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को नुकसान होता है। तो मैटरनल ब्लड एनालिसिस में यही है कि ये वाली प्रॉब्लम जो है वो हम चेक कर सकते हैं। सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी में फीटस के जो सेल्स होती हैं वो मदर की सेल्स में को मदर के ब्लड में मिल जाती हैं, आ जाती हैं, ठीक है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा फीटोप्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, ठीक है, एलिवेटेड लेवल ऑफ अल्फ़ा फीटोप्रोटीन में इंडिकेट किडनी डिजीज़, एबनॉर्मल क्लोजर ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा फीटोप्रोटीन, ब्लड में बहुत ज़्यादा फीटोप्रोटीन आ रहा है, ये एक तरह का प्रोटीन है, फीटस की बॉडी से प्रोटीन रिलीज हो रहा है, तो वो आपकी मदर की बॉडी, मदर के ब्लड में आ जाएगा। फिर मदर की ब्लड में हम जब चेक करेंगे मदर की ब्लड में, तो वहाँ पे प्रोटीन का लेवल मिलेगा। तो उसके चलते क्या होगा, हमें पता चल सकता है कि बच्चे में कोई दिक्कत है, उसकी बॉडी से क्या लीक हो रहा है, प्रोटीन लीक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, एबनॉर्मल क्लोजर ऑफ ईसोफेगस, जो हमारी ग्रास नली है वो हमारी सही से बंद ना हो। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, न्यूरल ट्यूब होती है, वो सही से काम नहीं कर रही है, वो सही से आपकी क्लोज नहीं हुई है, उसमें कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा है, ठीक है। इसी में क्या होता है, और एनसिफेली भी हो सकता है, एब्सेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है, दिमाग की कमी होती है, दिमाग नहीं बन पाता है अच्छा से। स्पाइना बिफिडा हम इसमें चेक कर सकते हैं। स्पाइना बिफिडा क्या होता है, हमारा जो ये वाला केस है, इसमें क्या होता है स्पाइना बिफिडा में, जो ये बेबी की जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है ना, जो न्यूरल ट्यूब है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सही से लीकेज होता है, ये बंद नहीं होती, तो जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है सारा माल, ठीक है। तो जब इकट्ठा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कुबर जैसा बन जाता है, जैसे कि आपके जो होता है ना बैक में बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो उसके चलते क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा उभर सा जाता है ये पोर्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिना बिफिडा बोलते हैं। तो इस तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर को भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। अगर मदर का जो ब्लड लिया है हमने, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आपके प्रोटीन निकल रहा है, तो ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। ये हमारे कितने टेस्ट थे, ये टेस्ट थे हमारे, एक तो एम्नियोसेंटेसिस था जिसमें हमने एम्नियोटिक फ्लूइड को निकाला, ठीक है। दूसरा था हमारा क्रोनिक विलस सैम्पलिंग, इसमें हमने कोरियन लेयर को निकाला था। इसके बाद हमारा फीटोस्कोपी था। इसके बाद हमारा अल्ट्रासाउंड था, ठीक है। फिर हमारा मैटरनल ब्लड एनालिसिस था। तो 4 तो हमारे 5 ये हो गए। अब है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। प्री इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, प्री इम्प्लांटेशन का मतलब ये है जब कभी मदर जो है कंसीव नहीं कर पाती है, जब अगर कभी मदर कंसीव नहीं कर पाती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको चेक करता है, तो वो देखता है कि भाई बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि मदर कंसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, मदर की बॉडी से ओवम निकाल लेता है, और जो उनके हस्बैंड है उनकी या किसी मेल की बॉडी से स्पर्म निकाल लेता है, ठीक है। डॉक्टर, सबने विक्की डोना देखी होगी, उसमें है ये सब प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा अभी वो आई थी गुड न्यूज़, उसमें भी ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है। तो मदर की बॉडी से ओवम ले लिया और फादर की बॉडी से स्पर्म ले लिया, और उनको बाहर फर्टिलाइज करा लिया। जो लैब्स होती हैं, लैब में उसको ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज करा दिया, और जब वो फर्टिलाइज कराया, ठीक है, फिर उनको अलाउ किया कि कुछ सेल्स जो हैं वो बन जाए अपने आप ही, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो जाए, सेल्स का डिवीज़न होने लगे थे। जब वो कुछ सेल्स बन गई, लगभग 10-20 सेल्स बन गई, तो हमने क्या किया, उन सेल्स को पहले क्या किया, उन सेल्स का पहले चेकअप किया कि इन सेल्स में कोई कमी तो नहीं है, इनमें क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। पहले हम उन्हें चेक करेंगे कि क्रोमोसोम्स उनके सही है या नहीं है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है जो क्रोमोसोम्स में आगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बच्चे में पैदा करे, ठीक है। तो वो पहले पूरी चेकअप होगा उन सेल्स का, उसके बाद ही वो मदर की बॉडी में दोबारा इम्प्लांट किया जाएगा, उससे जो हमने जाइगोट बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसे हम, आपने नाम सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं हम, जो मैंने बताया, मेल की बॉडी से स्पर्म ले लिया, फीमेल की बॉडी से ओवम ले लिया, और लैब्स में उनको फर्टिलाइजेशन करा लिया, क्योंकि फीमेल की बॉडी में वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो क्या है, हमने लैब्स में फर्टिलाइज करा के जब वो कुछ सेल्स डुप्लीकेट हो गई, तो फिर वापस उन्हें मदर की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया, ताकि वो
सही से ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ जाइगोट इनटू अ क्लस्टर ऑफ अबाउट 8 to 10 मंथ्स, सॉरी 8 to 10 सेल्स, इसमें क्या होता है, लगभग 8 से 10 कोशिकाओं के समूह में जाइगोट के विट्रो निषेचन और दोहराव के बाद 1 या 2 कोशिकाओं को हटा दिया जाता है और आनुवंशिक दोष की जांच की जाती है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लिया हमने मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम को, उसके बाद हमने क्या किया, जाइगोट में जब वो जाइगोट बन गया उसमें 8 से 10 सेल्स बन गई, तो हमने क्या किया, उसमें कुछ सेल्स जो है 1-2 सेल्स हमने उसमें से ले ली और उनको हेरिडिटरी डिफेक्ट के लिए हमने उनका एग्जामिन कर लिया। ओनली इफ द सैंपल इज फ्री ऑफ डिटेक्टेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का बच्चे में नहीं है उस तभी हम उसे मदर की बॉडी में इम्प्लांट करते हैं ओवम को, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओवम को तभी हम इम्प्लांट करेंगे जब उसमें कोई भी डिसऑर्डर ना हो, ठीक है। फिर क्या है हमारा, केवल अगर नमूना पता लगाने योग्य अनुवांशिक विकारों से मुक्त है तो निषेचित डिम्ब की महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखो, हम जो मदर है, मदर की बॉडी से क्या लिया, स्पर्म ओवम ले लिया, ठीक है, और मेल की बॉडी से स्पर्म ले लिया और दोनों को क्या करा लिया, एक जगह फर्टिलाइज करा लिया लैब के अंदर। फिर फर्टिलाइज कराने के बाद वापस जो फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर कुछ सेल्स भी बन गई, 10-20 सेल्स बन गई। जब वो ग्रो कर गया बेबी, जैसे पौधा ग्रो कर जाता है हमारा, फिर हम उसे क्या करते हैं, गमले से कहीं और अच्छी जगह लगा देते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ क्या किया, बेबी को पहले फर्टिलाइज करा लिया, उसके बाद उसे वापस मदर की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जो यूट्रस था मदर का, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेगनेंसी टेस्ट देखी कि हमारा प्रेगनेंसी जो है सही है या फिर गड़बड़ है, ठीक है। इससे पहले ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस किस लिए है, ओवा को रिलीज कराने के लिए, ठीक है। अगर ओवा सही से नहीं आ रहा तो कुछ उसको क्या दे दिया हमने, कुछ ऐसे ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी हार्मोन्स वगैरह दे दिया, हार्मोन्स थेरेपी वगैरह, ताकि ओवा जो है रिलीज हो जाए। फिर उस ओवा को निकाल लिया, निकालने के बाद उसे उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा दिया, स्पर्म भी ले लिया मदर फादर से, और फिर दोनों को हमने लैब में फर्टिलाइज कराया। लैब में जब वो फर्टिलाइज हो गए, उनकी कुछ 3 से 5 दिन में अच्छा खासा एम्ब्रियो जब उनका बन गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ सेल्स जब अच्छी खासी बन गई, 20-30 सेल्स बन गई, तो उन्होंने क्या किया, उन सेल्स को, जो हमारा क्लस्टर ऑफ सेल्स है, उन्हें हमने बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर लिया। और बाद में हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया कंफर्म करने के लिए कि हमारा कुछ दिनों बाद कि बच्चा ग्रो किया या फिर नहीं किया बॉडी के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरा था जेनेटिक। आज हमारा जेनेटिक भी ख़त्म हो गया है, अब हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सबको बाय बाय। और आई होप आपने वाले क्वेश्चंस देख लिए होंगे, प्रीनेटल वाले, और जो पहली हमारी यूनिट थी इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए थे। अब हमने प्रीनेटल के भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब हम जेनेटिक के क्वेश्चन, जो हमने चैप्टर अब पढ़ा है, इसके भी कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसी तरीके से चलेंगे, एक चैप्टर किया, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ताकि साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस होती रहे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।